डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये आपका इंटरकनेक्टेड यूनिट का है। लास्ट यूनिट जो आपका है इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम में, जिसको आपको पढ़ना है। तो आज जो मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब नॉर्मल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। जब भी आप पावर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमेशा आती हैं लोड के। अगर हम लोड की बात करें तो एक होता है आपका बेस लोड, एक होता है पीक लोड। और इन्हीं लोड के बेस पर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है बेस लोड, एक होता है पीक लोड। इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर आपका सिस्टम जो है का जो डिज़ाइन है, सिस्टम का जो डिज़ाइन है, मतलब कितना जनरेटर लगेगा, ठीक है। अगर आपका थर्मल पावर प्लांट है तो कितना यूनिट काम करेगा, कितना बॉयलर सेक्शंस काम करेगा, सारा कुछ, सारा खेल जो है ये बेस लोड और पीक लोड का है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो लोड कर्व भी जब हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी जो मैंने कर्व आपको बताया था तो उसमें भी एक मैक्सिमम डिमांड था, मिनिमम डिमांड था। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये बेस लोड और पीक लोड के क्लासिफिकेशन से ही आती हैं, ठीक है। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये नॉलेज जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो पहले वर्ड पकड़िए, बेस एंड पीक। पीक से तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि मतलब पीक लोड वो लोड है जो कभी कभी आता है, मतलब अचानक से आएगा सिस्टम के अंदर, लेकिन ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए रहता है, ठीक है। लेकिन जितनी देर के लिए वो रहता है उतनी देर के लिए हमारा जो पावर सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया है वो उसको सस्टेन करना चाहिए। अगर पीक लोड को सस्टेन नहीं करेगा आपका सिस्टम तो आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और ब्लैकआउट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेस लोड। देखिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के अनुवाद तो मैं वैसे भी कर दूंगा, लेकिन मैं पहले समझा देता हूँ क्या है आपको। बेस लोड वो लोड होता है ना, जैसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपकी, मतलब कि उतना तो चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है, उतना तो चाहिए ही चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अगर कोई सैलरीड पर्सन है जिसको अगर सैलरी मिलती है और उसको बोनस भी मिलता है, ठीक है, दिवाली दशहरा पे बोनस भी मिलता है, तो सैलरी क्या है, उतना तो चाहिए ही चाहिए उसको, जी। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी है कि उतना तो लोड आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उसके नीचे नहीं जा सकता वो। अब जैसे आपके घर में मान लीजिए कि 6 ट्यूबलाइट है, 4 पंखे हैं, एक मोटर है। ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ और उसके बाद देखिए कितना अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके पास 6 ट्यूबलाइट है, 4 पंखा है और एक मोटर है, ठीक है। ये 6 ट्यूबलाइट है, 4 पंखा है और एक मोटर है। तो 6 ट्यूबलाइट, 4 पंखे तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि 6 नहीं 5 ट्यूबलाइट चले, 4 पंखा नहीं 3 पंखा चले, लेकिन इतना तो रिक्वायरमेंट है ही, दिन भर में इतना तो हो ही जाता है ना। रही बात मोटर की, तो मोटर आप तभी ऑन करोगे जब ज़रूरत होगी, दिन भर तो मोटर चलाओगे नहीं, ठीक है। तो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक का हम पकड़ लेते हैं एक टाइम, 12 घंटे में। 12 घंटे में आपने दिन को दोपहर में 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अपने अपना मोटर ऑन कर दिया। उस टाइम जो सिस्टम पे लोड पड़ेगा, ठीक है, उस टाइम जो आपके सिस्टम पे लोड पड़ेगा वो लोड कहलाएगा, मोटर वाला लोड जो है, एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है 1 घंटे के लिए, वो कहलाएगा पीक लोड, ठीक है। और जो 6 ट्यूबलाइट 4 पंखा वाला जो नॉर्मल लोड है उसको हम कहेंगे बेस लोड। समझ गए क्या फ़र्क है? नॉर्मल जो चीज़ें हैं जिसको आप कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में करते हो, हमेशा 24 घंटे चलाना है जिसको, वो कॉन्टिन्यूस लोड को हम लोग बेस लोड बोलते हैं।
और पीक लोड जो होता है वो हाई डिमांड के टाइम पर आता है। मतलब अब आपका मोटर चलाना है तो वो 1 घंटे के लिए चलेगा, तो वो अचानक से जो आपने मोटर ऑन किया तो उस 1 घंटे के लिए आपका जो लोड होगा वो मोटर वाला वो पीक लोड में चला जाएगा। जैसे यहाँ ग्राफ में देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका 6 ट्यूबलाइट और 4 पंखा है यहाँ पे, और यहाँ जो है आपने मोटर चालू किया, ठीक है। दिन में 2 बार आपने मोटर चलाया। मैंने एक बार का एग्जांपल लिया, मान लीजिए आप एक बार दोपहर में मोटर चलाते हो, एक बार रात में मोटर चलाते हो पानी भरने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों टाइम पर ये जो लोड आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मेगावाट और किलोवाट में दिया है, तो घरों का लोड तो किलोवाट में ही रहता है। तो ये जो आपने मोटर चलाया बेटा यहाँ पे, ये आ गया आपका मैक्सिमम डिमांड वाला, ठीक है। यहाँ पे पीक लोड आ गया, ये सारे पीक लोड है यहाँ पे, और ये जो है आपका बेस लोड है। तो अब आप बोलोगे सर ये टाइमिंग में हम लोड कैसे पता करेंगे? तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपने अपना जो मोटर ऑन किया है, इसमें टोटल लोड काउंट होगा आपका बेस लोड प्लस पीक लोड, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बेस लोड प्लस पीक लोड दोनों मिला के काउंट होगा। और बाकी टाइम में आपका जो है इस छोटे से ड्यूरेशन के लिए यहाँ से यहाँ तक का ये इसमें केवल बेस लोड काम करेगा, फिर यहाँ पे वैसे चलेगा। तो समझ में आ गया फ़र्क? बेस लोड वो लोड है जो कॉन्टिन्यूस लोड है आपका, जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, और पीक लोड वो लोड है जो आप इंस्टेंटली ऑन करते हो थोड़े से ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। अब जो अंग्रेजी लिखी है यहाँ पे उसको अनुवाद करके मैं समझा देता हूँ। लिखा वही है जो मैंने आपको बताया है। मैं एक्चुअली पहले समझा इसलिए देता हूँ कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो चीज़ों को समझ के अपने शब्दों में भी लिख पाते हैं। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा डेवलप करें अपने अंदर कि चीज़ों को समझ करके और फिर अपने शब्दों में बयां करें, तो वो जो है आपका एक अपना स्किल डेवलप होता है किसी चीज़ के बारे में लिखने के लिए। जैसे हम लोग बचपन में निबंध लिखा करते थे, तो हमें पता नहीं होता था, लेकिन क्या है कि अगर हमें उस टॉपिक के बारे में पता है तो हम निबंध खुद लिख देते थे, है ना। तो बस वही चीज़ है। हाँ, इंग्लिश है थोड़ा सा, तो उसके सपोर्ट के लिए मैंने ये राइटअप दे दिया है, इसका सपोर्ट लेकर के आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बेस लोड मैंने क्या बताया था? इट इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जो मिनिमम लेवल आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 6 ट्यूबलाइट और 4 पंखे एग्जाम्पल लिया, तो इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 24 आवर। इट इज़ नीडेड टू प्रोवाइड पावर टू कंपोनेंट्स दैट आर ऑपरेशन एट ऑल द टाइम। ये हमें ज़रूरत पड़ता है पावर कंपोनेंट्स के लिए जो हमेशा काम करते हैं, ठीक है। इट इज़ नीडेड टू प्रोवाइड पावर टू कंपोनेंट्स दैट आर ऑपरेशन एट ऑल टाइम, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस लोड बोलते हैं। हमेशा जरूरत पड़ेगी इसको, है ना। एग्जाम्पल्स क्या है? हीटिंग है, वेंटिलेशन एंड कूलिंग सिस्टम इन द हाउस है, ये है। हीटिंग का जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ठंडी का टाइम अभी आ रहा है, तो बहुत लोग घर में रूम हीटर वगैरह चलाएंगे, तो ठंडी के टाइम पर वो बेस लोड में काउंट हो जाएगा, अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलाते हैं तो, ठीक है। मतलब कि एक तो वैल्यू, ठीक है, दो चीज़ें आ रही हैं अब, एक तो वैल्यू ऑफ द लोड और ड्यूरेशन ऑफ द लोड, ठीक है। अगर कोई लोड ज़्यादा देर के लिए चल रहा है तो वो बेस लोड में काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कूलिंग सिस्टम है, तो आपके घर में फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर है, दिन भर चलता रहता है, वो बेस लोड हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। तो वैसा लोड जिसको आप कॉन्टिन्यूस ऑपरेट करते हो 24 घंटे के लिए और उतना मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आपको चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस लोड बोलते हैं, ठीक है। पीक लोड पीक लोड क्या है? इज द टाइम ऑफ हाई डिमांड। जब डिमांड ज़्यादा होता है उस समय ये पीक लोड का सिचुएशन आता है, ठीक है। तो ये होता है दीज पीकिंग डिमांड्स आर ओनली फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन, छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है ये। एग्जाम्पल क्या है? अ टोस्टर, अ माइक्रोवेव ओवन मे बी यूज फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब कुछ लोग है ब्रेड बटर खाने वाले वो टोस्टर सुबह सुबह उठा, टोस्टर चला दिया, अपना ब्रेड सिक गया, तो वो अब दिन भर तो टोस्टर कोई थोड़े चलाएगा, तो वो पीक लोड में काउंट हो गया। टेलीविज़न है, तो अब टेलीविज़न को भी हम काउंट करते हैं। बोलो सर टेलीविज़न तो दिन भर, वो अब मैंने क्या कहा कि आप ये डिपेंड करेगा कि आप कितने देर के लिए चलाते हैं। तो अगर आप टेलीविज़न या कंप्यूटर कुछ देर के लिए चलाते हैं तो फिर वो पीक लोड में काउंट होगा।
फिर लाइटिंग इन द हाउस इज़ ओनली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवनिंग, शाम के टाइम पर। जैसे पीक लोड, अभी जैसे दिवाली गया है अभी पीछे, है ना, तो दिवाली के टाइम पे शाम में जो आपने जितनी लाइटिंग करी हैं वो पीक लोड में काउंट हुआ आपका, क्योंकि आपने 1-2 घंटे के लिए ही पूरी लाइटिंग ऑन करी थी, है ना। तो ये हुआ आपका बेस लोड, पीक लोड। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेक्चर स्टार्ट होने के पहले बताया था कि बेस लोड और पीक लोड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, और इसी के बेस पर जो है डिसाइड होता है कि हम पावर प्लांट जो है कैसा डिज़ाइन करेंगे, कितनी कैपेसिटी का डिज़ाइन करना है हमें, और कितने यूनिट्स हमें चलाने हैं। तो बेस लोड पावर प्लांट है हमारे पास, और यहाँ पे हमारा पीक लोड पावर प्लांट है। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे एंड, ये ऐड कर लीजिएगा नोट में, पीक लोड पावर प्लांट भी आएगा। ठीक है, तो आपका बेस लोड पावर प्लांट हो गए और पीक लोड पावर प्लांट्स हो गए। तो बेस लोड का जैसे, अब जैसे बेस लोड है तो बेस लोड आपका कॉन्टिन्यूस लोड है, उसी तरह बेस लोड पावर प्लांट क्या हो जाएगा, ऐसा पावर प्लांट विच रन्स कॉन्टिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली। जिसको, ऐसे पावर प्लांट को जो आप कॉन्टिन्यूस ऑपरेट करते हो उसको, और कंसिस्टेंटली मतलब कभी उसको बंद नहीं करते हो। तो वैसे पावर प्लांट जिसको आप कॉन्टिन्यूस ऑपरेट करते हैं विदाउट एनी शटडाउन, दोज पावर प्लांट्स आर नोन एज योर बेस लोड पावर प्लांट। तो these plants take a long time to start up। इसका क्या मतलब है कि उससे पावर जनरेट करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए थर्मल पावर प्लांट का, उसमें क्या है कि आपका कोयले को बर्न करने के बाद उसका जो हीट होगा, उस हीट से पानी गर्म करना, पानी से उसको फिर स्टीम में कन्वर्ट करना, स्टीम में कन्वर्ट करके उसको सुपर हीटेड ले जाना, उसके बाद उससे टरबाइन घुमाना, टरबाइन घूमेगा तो फिर बिजली पैदा होगी। तो स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा है, इसलिए उसको हम बंद नहीं करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी लगभग वही है सिनारियो। उसमें भी हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बहुत तेज़ी में होता है, लेकिन उसका कंट्रोल ऑपरेशन में टाइम लग जाता है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट को मैंने यहाँ पर बेस लोड में काउंट कर दिया है, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट एक अकेला ऐसा पावर प्लांट है जिसको आप लोग पीक लोड में भी यूज़ कर सकते हो। फिर से समझ लीजिए, कहीं कहीं हाइड्रो पावर प्लांट को हम पीक लोड में भी लिखा गया है किताबों में। इसकी वजह यही है कि हर हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो पीक लोड में काम नहीं कर सकता। वैसा हाइड्रो पावर प्लांट जहाँ पे पानी की कैपेसिटी ज़्यादा है या पानी की एबिलिटी हमेशा रहती है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, पहला। दूसरा, जिसका जो रिजर्वायर है और पेनस्टॉक का जो दूरी है वो उतना नहीं है, उस पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट को आप पीक लोड में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम हाइड्रो पावर प्लांट को बेस लोड पावर प्लांट में ही काउंट करते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अगर किताब में कहीं दिया होगा तो कंफ्यूज ना करिएगा। उसके बाद है जियोथर्मल पावर। ये मैंने आपको जियोथर्मल का ऑपरेशन बताया हुआ है। तो ये सारे जो पावर प्लांट हैं ये हम यूज़ करते हैं आपका बेस लोड पावर प्लांट। एक्चुअली इससे MCQ भी आता है कभी कभी कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ योर बेस लोड पावर प्लांट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ योर पीक लोड पावर प्लांट। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट का फ्यूल इज़ लो एंड दे कैन प्रोड्यूस कॉन्टीन्यूस पावर। अब आप कहोगे सर ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज़ लो है और यहाँ कोल फ्यूल्ड भी है, तो ये ओवरऑल की बात हो रही है। जब हम कोल फ्यूल्ड की बात करेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन जब हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करेंगे, न्यूक्लियर की बात करेंगे, तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इज़ लो एंड दे कैन प्रोड्यूस कॉन्टीन्यूस पावर। उसके बाद है पीक लोड पावर प्लांट्स आर यूज टू मीट द पीक डिमांड ऑफ द लोड। ये जैसा मैंने बताया, जब भी पीक आएगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। एक खासियत होती है इनमें कि इनका स्टार्टिंग टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, इनका स्टार्टिंग टाइम जो है बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, टेक ए लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट, यहाँ पर आप चाहो तो
एक लाइन ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, स्टार्टिंग टाइम इज लेस। तुरंत स्टार्ट हो जाता है ये, मतलब तुरंत इससे पावर मिलना शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, जैसे ये जो आपका है, यहाँ पे गैस लोड नहीं होगा, ये मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे पीक लोड कर दीजिएगा। ठीक है, पीक लोड पावर प्लांट का एग्जांपल क्या है? गैस प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, विंड टरबाइन है, डीजल जनरेटर है। ठीक है, एक एक वर्ड है, मैं वैसे लिख देता हूँ, ये आपको हो सकता है कहीं कहीं मिले, इंटरमिटेंट होता है एक वर्ड। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि जिससे आप कॉन्टिन्यूस नहीं लेते हो, बीच बीच में रुक रुक कर लेते हो, तो ये सब इंटरमिटेंट पावर सप्लायर हैं। ठीक है, तो पीक लोड पावर प्लांट्स का एग्जांपल कौन कौन हो गए यहाँ पे? गैस प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड टरबाइन हो गया, डीजल जनरेटर हो गया। ठीक है, तो ये है आपका बेस लोड और पीक लोड का एग्जाम्पल। और अगर डिफ्रेंशिएट करने आएगा तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं। एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, कंपैरिजन ऑफ वेरियस पावर प्लांट, तो ये मैंने बनाने की कोशिश की है। इसमें आप देखिए थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, डीजल है तो और भी, लेकिन ये 4 मेन है, इसलिए मैंने इसी 4 को रखा है। तो अब साइट के अगर लेके चलेंगे तो थर्मल पावर प्लांट में यू रिक्वायर वाटर, कोल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? लार्ज रिजर्वायर होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या है? इट इज़ सिचुएटेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज। और डीजल पावर प्लांट को आप कहीं भी जो है लगा सकते हो। इनिशियल कॉस्ट जो है आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कम जो है थर्मल का जो है हाइड्रो पावर प्लांट से कम होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम होता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से कम होने का रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें आपको डैम बनाना पड़ता है और डैम का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट का वर्किंग बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली रिएक्टर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से थर्मल पावर प्लांट का जो कॉस्ट है वो कम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपेरिजन में। इसम से एमसीक्यू बनता है बड़ा अच्छा। इसमें से ये पूछ सकते हैं कि 4 पावर प्लांट आपको दे देगा ABCD करके, उसमें से ये पूछ सकते हैं कि इनमें से किसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोलिक पावर प्लांट का जो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और डीजल का सबसे कम होता है। रनिंग कॉस्ट है थर्मल पावर प्लांट का, वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज़्यादा होता है, क्योंकि कोल है, कोल महंगा होता है। इसका कोई फ्यूल नहीं है, लोवेस्ट है। इसका लोअर देन TTP थर्मल पावर प्लांट है और हायर देन HEPP है। और इसका जो है रनिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें हम यूज़ करते हैं पेट्रोल और डीजल, सबसे महंगा है। मेंटेनेंस कॉस्ट थर्मल पावर प्लांट का ज़्यादा है, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक का बहुत कम है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी बहुत ज़्यादा है, इसमें सबसे कम है। सोर्स ऑफ पावर, जैसा आपको पता है, थर्मल पावर प्लांट जो कोल है वो लिमिटेड है। वाटर है, ये नॉट डिपेंडेबल। ठीक है, मतलब कि ये आपका फ्यूल पे डिपेंड, फ्यूल हमारे पास वाटर चूँकि अबंडेंट है तो इसलिए डिपेंड नहीं करता आपके फ्यूल पे। इसमें न्यूक्लियर फ्यूल जो है स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, डीजल ये लिमिटेड सोर्स है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल कोल का सबसे ज़्यादा है और हाइड्रो का बिल्कुल नहीं है। न्यूक्लियर का सबसे कम है क्योंकि उसमें फ्यूल ही बहुत कम लगता है, और डीजल का हाई है। ओवरऑल एफिशिएंसी 25% थर्मल पावर प्लांट का है, 85% हाइड्रो का सबसे ज़्यादा है, और न्यूक्लियर का थर्मल से ज़्यादा है लेकिन हाइड्रो से कम है। यानी कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा हो गया? हाइड्रो। हाइड्रो के बाद न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाद थर्मल। स्टार्टिंग टाइम देखिए ये है, यहाँ से डिसाइड होता है किसको बनाना है बेस लोड पावर प्लांट, किसको बनाना है पीक लोड पावर प्लांट। तो स्टार्टिंग जो है आपका थर्मल पावर प्लांट का है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। हाइड्रो इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ईजिली स्टार्ट हो जाता है, और डीजल पावर प्लांट को क्विकली। इसीलिए हम इसको जो है हम पीक लोड पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। स्पेस रिक्वायर्ड, इसका सफिशिएंट, इसको ज़्यादा स्पेस, मतलब नॉर्मल स्पेस में भी हो जाता है ये। इसको लार्ज चाहिए,
मिनिमम कंपेयर टू अदर ऑफ सेम कैपेसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर सेम कैपेसिटी की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका बस एक रिएक्टर ही जगह लेता है, बाकी इसमें ज़्यादा जगह नहीं लगती। डीजल पावर प्लांट का बहुत कम है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है थर्मल का कम है, हाइड्रो का ज़्यादा है। हाइड्रो का ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये बनाते ही हो आप बहुत दूर साइट पर, तो इसलिए इसका ज़्यादा पड़ जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का लीस्ट होता है और इसका लो से मीडियम जाता है। तो ये है आपका कंपैरिजन ऑफ वेरियस पावर प्लांट। उसके बाद है आपका एक टॉपिक है कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ योर पावर प्लांट। तो इसमें मोस्टली जो हम पढ़ते हैं वो स्टीम पावर प्लांट का कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। इसको हम लोग कहीं कहीं बोलते हैं हाइड्रोथर्मल शेड्यूलिंग भी बोलते हैं, वो अभी आगे होगा, उसको हम लोग हाइड्रोथर्मल शेड्यूलिंग भी पढ़ते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग बेस लोड पावर प्लांट में भी यूज़ करते हैं और पीक लोड में भी यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने भी एक चीज़ बताया था कि डिपेंड करता है कि पानी का अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट जो है कैन टेक अप द लोड क्विकली एंड फॉलो द पीक वेरिएशंस मच बेटर देन द थर्मल पावर प्लांट। अब देखिए कंपैरिजन की बात हो रही है ना, अब यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, समझ गए। तो जब वाटर सफिशिएंट रहेगा, ध्यान दीजिए, सेकंड वाला पॉइंट ध्यान दीजिए, उसके बारे में बता रहा हूँ कि जब वाटर सफिशिएंट है तो हाइड्रो पावर प्लांट को आप जो है आप जो है वो बेस लोड प्लांट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसमें में आप थर्मल जो है वो पीक लोड में यूज़ करोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपका जो है थोड़ा सा यहाँ पे है। और थर्मल पावर प्लांट को हम बेस लोड के रूप में तब हम यूज़ करेंगे जब आपका ड्रॉट पीरियड होगा। ठीक है, एंड हाइड्रो पावर प्लांट वर्क एज ए पीक लोड प्लांट। तो दो सिचुएशन है, दो सिनारियो हैं हमारे पास कि जब पानी नॉर्मल आपके पास प्रेजेंट है तो उस केस में हाइड्रो पावर प्लांट को आप बेस लोड यूज़ करोगे और थर्मल को पीक लोड। अब लोगों के मन में कन्फ्यूजन शुरू हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ क्या, कि जब हमारे पास पानी सफिशिएंट है तो फिर हम उसको पीक लोड में क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। पानी हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन बात यह है कि पीक लोड के टाइम पर ध्यान दीजिए, पीक लोड के टाइम पर आप जो पावर प्लांट है थोड़ी देर के लिए चलाते हो, समझ गए। पीक लोड के टाइम पर आप पावर प्लांट थोड़ी देर के लिए चलाते हो। अब आपके पास पानी सफिशिएंट है तो आप इसको बेस लोड में यूज़ करिए ना। आपके पास जब पानी कम होगा तभी आप उसको पीक लोड में यूज़ करिए। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि कम पानी है आपके पास तो पावर जनरेशन का ड्यूरेशन कम पड़ जाएगा। सोच के देखिए, थोड़ा सा सोचिए, आपके पास अगर पानी कम है तो पावर तो जनरेट होगा लेकिन ड्यूरेशन कम हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए आप जनरेट कर पाओगे। तो आप वैसे पावर प्लांट को यूज़ करोगे कभी बेस लोड के लिए, क्योंकि बेस लोड में तो आपको कॉन्टिन्यूस चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि पानी के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि पानी कहाँ कितना अवेलेबल है। तो थर्मल प्लांट इज यूज्ड एज बेस लोड प्लांट ड्यूरिंग द ड्रॉट पीरियड, मतलब जब आपका पानी नहीं है, मतलब ऐसा जगह पर जहाँ पर आपका पानी की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, उस सिचुएशन में थर्मल को बेस लोड यूज़ करना है और हाइड्रो को पीक लोड यूज़ करना है। लेकिन जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है वहाँ पे हाइड्रो जाएगा बेस लोड में, थर्मल जाएगा पीक लोड में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को कैसे। यही है हाइड्रोथर्मल शेड्यूलिंग, इसी को बोलते हैं। एक ये बड़ा अच्छा इंजीनियरिंग का इसके ऊपर जो है काफ़ी रिसर्चेस भी हुई हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप बेस लोड किसको बनाओगे और पीक लोड पावर प्लांट किसको बनाओगे। ठीक है, तो नटशेल समरी, पानी जब सफिशिएंट है तो हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो बेस लोड जाएगा और थर्मल जो है पीक लोड जाएगा। जब आपके पास पानी की उपलब्धता कम है उस केस में थर्मल जाएगा बेस लोड में, हाइड्रो जाएगा पीक लोड में। बिल्कुल सटीक।
अब है जो मैं बार बार बोला था हाइड्रो थर्मल शेड्यूलिंग। इसमें है हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट की शेड्यूलिंग, मतलब कैसे हम शेड्यूल करेंगे। अभी तक तो मैंने बताया आपको कि हम करेंगे, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, बहुत छोटा टॉपिक है। तो हाइड्रोथर्मल शेड्यूलिंग इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ हाइड्रो एनर्जी। अंग्रेजी थोड़ी सी ये हो गई होगी, ये ऑप्टिमम अलोकेशन। एक्चुअली बेटा ये बहुत टेक्निकल टर्म है, इसको समझिए, मैं बताता हूँ। ऑप्टिमम मतलब होता है ऐसा चीज़ जो आपका इकोनॉमिकल हो और मैक्सिमम आउटपुट आ जाए, है ना। जैसे गाड़ी का माइलेज, है ना, वो ऑप्टिमम होना चाहिए हमेशा आपका, कम पेट्रोल में ज़्यादा देर गाड़ी चले, ठीक है। और अलोकेशन ऑफ हाइड्रो एनर्जी मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे आप मेरे को एनर्जी दे, आप मेरे को मान लो 4 मेगावाट दे रहे हो, 6 मेगावाट दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, मेरे को वो पावर अलोकेट कर रहे हो, मतलब एक मुझे प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। तो हम इसलिए करते हैं कि जो हाइड्रो एनर्जी जो हमारा है उसका प्रॉपर अलोकेशन हो सके, हम उसको प्रॉपर लोड या प्रॉपर ट्रांसमिशन कर सकें, ताकि जो हमारा एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है हाइड्रोथर्मल सिस्टम का वो सबसे कम हो जाए। या फिर इसको नटशेल में समरी में समझिए कि हाइड्रो एनर्जी को हमें इस प्रकार से बांटना है, ठीक है, इस प्रकार से हमें उसको बांटना है सिस्टम के अंदर, इस तरीके से भेजना है ताकि आपका जो हाइड्रोथर्मल सिस्टम का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ओवरऑल वो कम से कम हो जाए। अब दो चीज़ें हैं हाइड्रोथर्मल शेड्यूलिंग में, एक है आपका कांस्टेंट हाइड्रो जनरेशन, एक है कांस्टेंट स्टीम जनरेशन। तो कांस्टेंट हाइड्रो जनरेशन में क्या होता है कि इसमें आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट का जनरेशन है वी कीप इट कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑपरेशन, और जो भी रिमेनिंग लोड है वो हम स्टीम पावर प्लांट से हम लेते हैं, और स्टीम पावर प्लांट पर आपका जो लोड है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। तो इस केस में कांस्टेंट हाइड्रो मतलब हाइड्रो पावर प्लांट का आउटपुट कांस्टेंट होता है। तो इसमें जो हाइड्रो है ना, वो आपका हो गया बेस लोड पावर प्लांट, और जो आपका थर्मल है ये हो गया आपका पीक लोड पावर प्लांट। देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, द रिमेनिंग लोड इज मेट बाय स्टीम पावर प्लांट, यानी कि जो भी पीक डिमांड आएगा वो आपका थर्मल पावर प्लांट जो है या स्टीम पावर प्लांट जो है वो बियर करेगा। इसीलिए इसमें लिखा है कि लोड ऑन स्टीम प्लांट कीप ऑन बेयरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि पीक लोड ही कभी कभी तो आएगा, हमेशा तो पीक लोड आएगा नहीं, तो इसलिए इसके बारे में लिखा है। उसके बाद है कांस्टेंट स्टीम जनरेशन। तो इन दिस मेथड द स्टीम जनरेशन इज केप्ट फिक्स्ड। अब इसमें थर्मल पावर प्लांट जो है आपका, इस सिनारियो में जो आपका थर्मल पावर प्लांट है ये बन गया आपका बेस लोड पावर प्लांट, और जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है ये बन गया आपका पीक लोड पावर प्लांट, ठीक है। उसके बाद वही है कि इन दिस मेथड स्टीम जनरेशन इज केप्ट फिक्स्ड थ्रू आउट द ऑपरेटिंग पीरियड, द रिमेनिंग लोड इज सप्लाइड बाई हाइड्रो प्लांट। अब इसमें ठीक उसका पहले वाले का उल्टा हो रहा है, तो इसमें हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो वेरिंग शेड्यूल पे काम करता है। तो ये बहुत ही सिंपल लेक्चर था आपका, इसमें मैंने आपको बताया बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है, बेस लोड पावर प्लांट क्या होता है, पीक लोड पावर प्लांट क्या होता है, और हमने हाइड्रोथर्मल शेड्यूलिंग के बारे में भी पढ़ा, कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर प्लांट के बारे में। सो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही important topic है from the electrical engineering point of view से. So if you have any doubt then you can ask, and thank you so much for watching this video.